अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि 102 साल का इंसान हर रोज अपने बेड से उठता है, अपने कमरे से बाहर जाता है, अपने दोस्तों के साथ बैठता है, खाता है, उठता है, बातें करता है और पूरा दिन अपना आराम से जीता है, तो क्या तुम्हें यकीन नहीं होगा? शायद तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैं कोई मूवी की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ। दुनिया के अंदर एक देश है जहाँ के लोग 102, 110, 120 साल तक बड़े आराम से जीते हैं, और उस देश का नाम है जापान। जापान के अंदर एक जगह है ओकिनावा। तो ओकिनावा के लोग 120, 102, 130 बड़े ही आराम से जी लेते हैं। उनकी लाइफस्टाइल के बारे में एक बुक लिखी गई है। उस बुक के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बुक का नाम है इकिगाई। तो इकिगाई बुक के अंदर उन लोगों के पूरी लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया है कि वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उनके अंदर कैसी भावना है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आप जान पाएंगे कि आप कैसे 120 साल तक जिंदा रह सकते हैं। तो ये रही बुक, और बुक का रिव्यू आपके सामने बिल्कुल। तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया, दुनिया भर के लाखों लोगों से सराहना की बेस्ट सेलर पुस्तक। ओके, सबसे बेस्ट। बहुत अगर तुम इसको देखना चाहते हो तो पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर फेमस बुक है, और बहुत से लोग इस बुक को यूज करते हैं अपनी रियल लाइफ के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा भर भर के लाइफ लेसन्स लिखे हुए हैं जो तुम्हें लाइफ को अच्छे तरीके से जीने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है बुक के अंदर इकिगाई। तो नाम ही बुक का इकिगाई है। इकिगाई होता क्या है तुम्हें ये पता होना चाहिए। अगर बुक को पढ़ने से पहले तुम्हें ये नहीं पता तो तुम्हें बता देता हूँ। इकिगाई का मतलब होता है आपकी लाइफ का उद्देश्य। तो इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है कि इकिगाई क्या है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इकिगाई के अंदर, जैसे कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आपको किस चीज़ से प्रेरणा मिलती है, आपको क्या करना पसंद है, आपका गोल क्या है लाइफ के अंदर। तो ऐसी सब चीज़ें ये सब मिलके एक इकिगाई तैयार करती हैं, मतलब आपकी लाइफ का उद्देश्य तैयार करती हैं। जब आपको ये चीज़ें मिल जाएं तो समझ लीजिए आपका वही उद्देश्य है। अगर मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैं बुक का रिव्यू करता हूँ, मुझे बुक पढ़ने में मज़ा आता है, इसका मतलब कि ये मेरा इकिगाई हो सकता है, क्योंकि मुझे इसको पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट मिलता है, मज़ा आता है, और मुझे पता नहीं चलता कि कब मुझे कितना टाइम निकल जाता है बुक को पढ़ते पढ़ते। तो शायद हो सकता है इस तरह आपका भी कुछ इकिगाई हो, जो आपको करते हुए टाइम का पता ना चले, आपको मजा आता हो। जैसे क्रिकेट खेलते हुए, कबड्डी खेलते हुए, कोई कंटेंट बनाते हुए, ये आपका इकिगाई हो सकता है। तो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है इकिगाई, एक जादू का शब्द, यानी जादू वाला शब्द। तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओके, एक बार शब्द आया, वह है जादुई शब्द था इकिगाई। इकिगाई यह एक जापानी संकल्पना है। इसका ऊपरी अर्थ है हमेशा व्यस्त रहने वाले लोगों मिलने वाला आनंद। हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद, मतलब तुमने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो हमेशा व्यस्त रहते हैं, बिजी रखते हैं खुद को, तो उनको खुद को बिजी रखने में काफी मजा आता है। वे हमेशा बिजी रहते हैं तो उनको कुछ मजा क्या आता है, जैसे कि मजा ये आ गया, मान के चलो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे मजा आ रहा है बनाने में, तो मेरे पास ऐसा करने से मुझे अपनी लाइफ का इकिगाई मिल जाएगा और मैं ओवर थिंकिंग से बच जाऊंगा। तो जो लोग अपने आप को बिजी रखते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि उनके पास कुछ इकिगाई होता है और वो काफ़ी स्ट्रेस से बच जाते हैं, टेंशन से बच जाते हैं। तो तुम्हें भी अपने आप को व्यस्त रखने की कला आनी चाहिए। मान के चलो, अगर तुम बुक पढ़ते हो, कुछ करते हो, ये अलग है। अगर तुम्हें लगता है कि अब तुम आधे घंटे के लिए फ्री हो, तुम कुछ शैतानी काम करने वाले हो, उससे पहले तुम खुद को बिजी रख सकते हो, कुछ कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा काम हो सकता है। तुम्हें पता है तुम्हारे पास हजारों काम ऐसे जो तुम कर सकते हो, तो तुम्हें शायद वो कर लेने चाहिए अगर तुम उन चीज़ों से बचना चाहते हो। आगे है, लोगोथेरेपी की तरह इसका मकसद भी अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना है, लेकिन इससे काफी गहरा अर्थ छुपा हुआ है। इकिगाई शब्द जापान के लोगों की लंबी आयु का रहस्य बताता है। ओकिनावा जैसे शहर में रहने वाले लोगों का आयुर्मान काफी ज्यादा होता है। जो ओकिनावा शहर है वहाँ के लोग काफी लंबी उम्र तक जीते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर प्रति 1 लाख लोगों में से 28.55 लोग 100 साल से ज़्यादा उम्र के पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 100 साल से ज़्यादा के पाए जाते हैं। हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया के अंदर भाई कितने जब पाए जाते हैं, 40 से ऊपर, 60 से ऊपर तो उनकी टाइम बोल जाती है। वो सब इकिगाई का रहस्य है। उनको लगता है कि अगर वो अपना इकिगाई छोड़ देंगे, उनको पहली बात तो इंडिया के लोगों को पता ही नहीं उनको इकिगाई क्या है, उनको पता ही नहीं। उनको खाना है, पीना है, सो जाना है, रिटायरमेंट लेनी है, आराम से मौज करनी है, सो जाना है, वही इनकी जिंदगी थी, जी ली इन्होंने। ये इनका इकिगाई है इंडिया के लोगों का खासकर।
जापान में रहने वाले लोग बाकी देशों के लोगों की तुलना में ज़्यादा साल जीते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अच्छा भोजन, ग्रीन टी, अच्छा मौसम, हवाई शहर के मौसम की तरह यहाँ का माहौल भी काफ़ी अच्छा और शुद्ध होता है, इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। ओके, लेकिन यहाँ के लोगों के ज़्यादा साल जीने के पीछे की असली वजह है इकिगाई। यह शब्द उनके जीवन को सही दिशा देता है। मतलब कि उन लोगों के रहन सहन के पीछे काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि वहाँ का मौसम, अच्छा मौसम है, खान पान बढ़िया है उनका, और जो सबसे बढ़िया उनको ये पता है कि मेरी लाइफ का मकसद क्या है, मेरी लाइफ का इकिगाई क्या है। यानी कि आपको भी अपनी लाइफ का इकिगाई पता होना चाहिए। जैसे अगर कोई टीचर है, उसकी वो क्या करता है, टीचर हमेशा टीचिंग का काम करता है, पढ़ाने का काम करता है। उसको पता है मेरी लाइफ का इकिगाई यही है, मुझको ये काम करते हुए मजा आता है। तो एक टीचर का हमेशा एक ही इकिगाई होगा, टीचिंग करना, पढ़ाना। फिर एक बार इकिगाई शब्द हमारे सामने आया। हमने वहाँ के लोगों से पता करने की कोशिश की कि इकिगाई मतलब क्या है, इसका असली अर्थ क्या है और इससे क्या फ़ायदा होता है। हमें और एक बात सुनकर झटका लगा कि दूसरे विश्व युद्ध के वक्त इसी गांव पर हमला हुआ था और 200 लोग मारे गए थे। लेकिन हैरानी की बात थी कि इन लोगों के मन में किसी के प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं थी। मतलब कि तुम्हारे ऊपर किसी ने बम गिर दिया और तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी है ही नहीं, उसके प्रति कोई नफरत है ही नहीं। मतलब ऐसे लोग हैं ये। उल्टा वे सकारात्मक सोच और इचारिबो चोडे के आधार पर जीवन जी रहे थे। इचारिबो चोडे, इसका मतलब होता है सभी के साथ भाई जैसा बर्ताव करना। मतलब इस शब्द का मतलब है इचारिबो चोडे। इसका मतलब होता है सबको अपना भाई मानना, भाई की तरह बिहेव करना। जिन लोगों ने आप कभी नहीं मिले हो उनके बारे में यह मान कर जिए कि वे आपके भाई हैं। ओके, जिन लोगों को आप कभी नहीं मिले, ओके, उनको अपने भाई की तरह समझो। आगे यहाँ पे इन्होंने लिखा है आपके अस्तित्व की वजह क्या है। ओके, तो अभी पढ़ते हैं। जापानी लोगों का ऐसा मानना है कि हर एक के जीवन का एक इकिगाई होता है। शायद फ्रांस के लोग इसे जीवन का उद्देश्य कहेंगे या और देशों के लोग किसी और नाम से पुकारेंगे। इकिगाई हर एक के अंदर छुपा हुआ होता है। कुछ लोगों को अपना इकिगाई मिल जाता है तो कुछ लोग इसकी खोज में होते हैं। ओके, हर एक के अंदर इकिगाई छुपा हुआ होता है और उसे खोजने के लिए स्वयं की आवश्यकता होती है। मतलब हमें खुद की आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा हमको पेशेंस रखना पड़ेगा। ओकिनावा के लोग कहते हैं कि उनके सुबह उठने के पीछे एक वजह होती है और वह है उन्हें मिला हुआ उनका इकिगाई। मतलब ओकिनावा के जो शहर है वहाँ के लोगों को पता है कि सुबह उठकर उनको क्या काम करना है। हमारे वालों की तरह नहीं कि सुबह उठते ही ये रील्स स्क्रॉल करना शुरू कर देंगे। कोई लड़की नाच रही है, बस उसको देखते रहो। कोई लड़का सिक्स पैक दिखा रहा है, बस उनको देख के फीलिंग लेते रहो। ऐसा नहीं करते हैं वो मतलब अपनी लाइफ को जीते हैं, एक एक पल को जीते हैं। कुछ भी करो लेकिन कभी भी निर्मत मत होना। ओके, अगर आप जापान गए तो आपको एक बात पक्का पता चलेगी कि रिटायर होने के बाद भी यहाँ के लोग हमेशा काफ़ी सक्रिय और व्यस्त रहते हैं। सच बात तो यह है कि जापान के लोग रिटायर होते ही नहीं, जब तक उनका शरीर साथ देता है वहाँ के लोग अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं। तो मतलब वहाँ के लोगों की खास बात आपको क्या पता चली कि वो रिटायर होते ही नहीं। रिटायर हो भी गए तो वो कभी आराम से बैठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। जैसे कि अपना बगीचे को साफ कर लिया, पेड़ की साफ सफाई कर ली, अपना जो घर कोई कमरा साफ कर लिया, कुछ ना कुछ मतलब करते रहेंगे छोटे छोटे काम, जिससे उनको खुशी मिलती रहेगी। लेकिन अपना इधर क्या है, अपना इधर है बुरा हाल। मतलब इन बंदों से, हमारे वालों से एक गिलास पानी भी नहीं पिया जाता। अगर इनको एक गिलास पानी ना मिले तो ये पूरा घर को सिर के ऊपर उठा लेते हैं, इतना बुरा हाल है। और रही बात इनको इकिगाई तो भाई इनको अगर तुम बैठ के भी समझाओगे तो इनको अक्ल में नहीं पड़ेगा। अगर तुम ये बोलोगे ना 40 साल के बंदे को या फिर 35 साल के बंदे को कि तुम्हारी लाइफ का इकिगाई क्या है, तो वो बोलेगा कि भाई मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली। उनके मुताबिक वो बस 50 साल तक ही जीना चाहते हैं, 40 साल तक ही जीना चाहते हैं। उनका कहना है कि हमने तो अपना इकिगाई ढूंढ लिया, हमको जो जीना था हमने जिंदगी जी ली। उनका ये कहना होता है। इसीलिए हमारे यहाँ के लोग 50 तक ही फुट जाते हैं, क्योंकि वो मान लेते हैं कि हम तो 50 तक ही जिएंगे। और जैसे ही हमारे यहाँ के लोगों के रिटायरमेंट होते हैं, क्या करते हैं भाई, थोड़ा शोर शराबा करते हैं, डीजे वगैरह चलते हैं, और फिर जितने भी लाख रुपए मिलता है, कितना भी पैसा मिलता है, उसको उड़ाते हैं आराम से। और फिर अपना जो चारपाई है, बेड, उस पर लेट जाते हैं। लेटे फिर वो खाते हैं, लेटते हैं, बीमार होते हैं, उनका इकिगाई गया भाड़ में। ये हमारे वाले लोगों का हाल। तो जापान के लोगों का ऐसा नहीं है। अगर वो रिटायरमेंट हो भी जाते हैं तो कह रहा हूँ आराम से नहीं बैठते, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे।
महत्वपूर्ण बात यह है कि जापानी भाषा में रिटायर शब्द के लिए कोई भी शब्द नहीं है। जैसे अंग्रेजी में एक उम्र के बाद नौकरी या काम बंद करने के लिए रिटायरमेंट शब्द है, वैसा कोई शब्द जापानी भाषा में है ही नहीं। नेशनल जियोग्राफिक रिपोर्टर डैन ब्यूटर ने काफी समय जापान में बिताया और उनका कहना है कि जापानी लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण लगता है कि उनके यहाँ रिटायरमेंट का कोई संकल्पना भी नहीं है। देखा, उनको पता ही नहीं कि रिटायरमेंट नाम की कोई चीज भी होती है। और अपने यहाँ 2 साल नौकरी करूंगा, कुछ करूंगा, पैसा कमाऊंगा, फिर रिटायरमेंट। 2 साल में कौन सी रिटायरमेंट होती है? काफी। तो आगे यहाँ पर क्या पेज है ये भाई, 22 पेज है। 22 पेज के ऊपर काफी इन्होंने इंटरेस्टिंग चीज लिखी है। 80% का राज, 80%। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जापान में हमेशा ही इस्तेमाल होने वाली एक कहावत है, हारा हाचिबू। यह पंक्ति खाना खाने से पहले कही जाती है। इसका अर्थ है कि उतना ही खाइए जिससे आपका पेट 80% भरे। ओके, आपको उतना ही खाना खाना है जिससे आपको लगे कि आपका पेट 80% भर चुका है। ये काफी पुरानी सीख है जिसमें इतना नया खाने की सलाह दी जाती है कि पेट पूरा भर जाए। यही वजह है कि ओकिनावा के लोग उतना ही खाना खाते हैं जितना 80% पेट भरे। वे कभी भी पूरा पेट भरने तक खाना नहीं खाते। इसकी वजह से खाना हजम करने से ऊर्जा नष्ट नहीं होती, इसकी बचत हो जाती है। साथ ही वह बिना वजह बढ़ने वाली ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को कम करता है। ओके, अगर तुम ज़्यादा खाना नहीं खाते तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्लो होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? अगर तुम कम खाओगे, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं कम होगी और तुम्हारी जो स्किन है वो ज़्यादा बॉडी नहीं होगी, डल नहीं होगी। मतलब कि तुम अगर ज़्यादा खाना खाते हो तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस ज़्यादा होती है, बॉडी को ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, तुम्हारी जो स्किन है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये बोलना चाह रहा है। तो वहाँ के लोग पूरा ठूस के नहीं खाते, वे क्या करते हैं, कम खाते हैं 80%। यानी कि उनको जब लगने लग जाए ना कि पेट भरने वाला है तो वो वहाँ पर खाना छोड़ देते हैं। मतलब उनके बर्तन भी छोटे हैं। अगर तुम देखोगे वहाँ के रहन सहन, वहाँ के जो प्लेटें हैं, उनके पास जो प्लेटें हैं वो भी बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं। देखने में ऐसा लगता है कि काफी भर के खाना खाने वाले हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। हमारे यहाँ पे छोटे बर्तन है, हमारे पास तो पूरी प्रांत है, पूरी प्रांत रख देते हैं हमारे सामने। लोग खाओ ठूसो, खाते भी नहीं हमारे वाले, तो ठूसते हैं। शादियों में देख लो, 200 रुपए दान करेंगे, कन्यादान किए, जो भी लड़का दान जो भी करते हैं किया, और 1000 रुपए का ठूस के आएंगे। ये हमारे वालों का हाल है। वैसे तो यह जानने का कोई उपाय नहीं कि हमारा पेट वाकई 80% भरा या नहीं, इसलिए जब हमें लगे कि हमारा पेट भरने लगा है तभी खाना बंद कर देना चाहिए। पेट भरने के बाद पेट भरने के बाद का ज़्यादा खाना, बिना वजह का नाश्ता, मीठी चीज़ें खाने के बाद सेब या रस आदि चीज़ें भले हमें कुछ पल का आनंद लेती है, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को टाल दें तो हम लंबे समय तक आनंद मिलेगा। ओके, यहाँ पे इन्होंने लिखा है, देखो, खाना किस प्रकार से परोसा जाता है, यह महत्वपूर्ण है। जापान में लोग छोटी छोटी थालियों में खाना देते हैं, इसकी वजह से यहाँ के लोग कम खाना खाते हैं। जापान के होटलों में खाना एक अनोखी थाली में परोसा जाता है। इसमें 4 छोटी छोटी थालियाँ और एक उसमें थोड़ी बड़ी थाली, ऐसी कुल 5 थालियाँ होती हैं। जब आप 5 थालियाँ देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप भरपेट खाना खाने वाले हैं। ठीक है, तो लेकिन जब आप खाना खत्म करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने कम खाया है और आपको दोबारा भूख लगने लगी है। इसलिए कई विदेशी लोग जब जापान जाते हैं तो उनका वजन घट जाता है और वे पतले हो जाते हैं। सिंपल, खाना कम रखते हैं सामने तो कम ही खाओगे तुम। अगर विदेशी लोग वहाँ पर जाएंगे तो पतले होके आएंगे। अगर मैं चला गया, मैं तो पहले ही पतला हूँ, मैं तो गुजर ही जाऊँगा, खत्म ही हो जाऊँगा मैं तो। ये भी ठीक है। ओके, हाल में किए गए एक सर्वे में यह साबित हुआ है कि वहाँ के लोग दिन भर में 1800 से 1900 कैलोरीज खाते हैं, जबकि विश्व के बाकी लोग 2200 से 2300 या फिर 3300 कैलोरीज खाते हैं। अमेरिका में बॉडी मास इंडेक्स ये है, बॉडी मास यहाँ पे 26 से 27, जो अमेरिका है वहाँ के अंदर बॉडी मास इंडेक्स 26 से 27 होता है, जबकि ओकिनावा में यह 18 से 22 तक है। ओकिनावा में रहने वाले लोग उच्च कोटि की खाद्य संस्कृति का पालन करते हैं। वे हफ्ते में 3 बार टोफू, एक डिश का नाम है, शकरकंद खाते हैं, मछली खाते हैं। वे रोज 30 ग्राम सब्जियां खाते हैं। पोषण वाले अध्याय में विस्तार से जानेंगे कि 80% में क्या क्या खाते हैं। अब तुम्हें बॉडी मास इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स होता है कि किसी पर्सन का वेट उसकी हाइट के अकॉर्डिंग कितना है, कम है, ज़्यादा है, कैसा है। अगर मेरा बॉडी
मास इंडेक्स की बात करूं तो बहुत कम है, मेरा 18 से भी नीचे है, क्योंकि मेरी हाइट 5'8" है, तो मेरा कम से कम 60 किलो से ऊपर होना चाहिए, बट मेरा कम है। तो उन सबको कैलकुलेट वगैरह करके तो मेरा कम आता है। लेकिन जिसका 30+ आ जाता है बॉडी मास इंडेक्स, उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी होगी, या फिर ओबेसिटी, मान के चलो मोटापा उसके ऊपर चढ़ा हुआ होगा, कुछ बीमारियां जरूर होंगी उसके अंदर। ये होता है बॉडी मास इंडेक्स का, मेनली ये काम है। तो तुम्हारा बॉडी मास इंडेक्स अगर तुम मान के चलो इंडिया के अंदर, तो बोलना चाहूँगा 22-23 से ऊपर ना हो तो अच्छा ही हो सकता है, क्योंकि इससे ऊपर फिर मोटापा ही आएगा। ओके, आगे यहाँ पे अगर हम जानेंगे, 2 नंबर पार्ट है ये, इसका है उम्र न बढ़ने का राज। हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने वो आपको बता दी, इस पर कुछ ज़्यादा खास चीज़ें है नहीं फर्स्ट के अंदर। तो बाकी तो बस वही है कि अगर तुम खाना खाओगे कैसे वो काम करेगा, ठीक है। तो उम्र न बढ़ने का राज, छोटी छोटी बातें आपको आनंददायक और दीर्घायु जीवन देती हैं। दीर्घायु बोले तो लंबी जिंदगी देती हैं। तो इन्होंने आगे यहाँ पे लिखा है कि अमरत्व और खरगोश, अमर होने की और खरगोश की कहानी बता दूं। अमर कैसे हो सकते हो एक खरगोश के जरिए? ऐसा सोचिए कि दूर कहीं पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर एक अंक लिखा हुआ है, उस उम्र तक पहुंचते ही आपकी मौत होने वाली है। तो आपको ये सोचना है कि कोई सामने आपके बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड के ऊपर 100 लिखा हुआ है, मतलब 100 पे जाते ही आप मर जाओगे, ठीक है। अब वह बोर्ड आपके भविष्य में है और आप उस बोर्ड की ओर यात्रा कर रहे हैं। हर गुजरते साल के साथ आप उस बोर्ड की ओर नजदीक जा रहे हैं। जब आप उस बोर्ड के पास पहुंचोगे तो आपकी मौत होगी। अब इस प्रकार से सोचिए कि खरगोश है जिसने उस बोर्ड को हाथ में पकड़ा हुआ है और वह भी भविष्य की दिशा में यात्रा कर रहा है। मान के चलो जिस बोर्ड के ऊपर आपकी उम्र लिखी है 100 साल, तो वो उस बोर्ड को एक खरगोश ने पकड़ा हुआ है और खरगोश भी भविष्य की तरफ आगे चल रहा है, ठीक है। आप जब 1 साल आगे बढ़ते हैं तो वह खरगोश आधा साल आगे बढ़ता है। समझ में? अगर आप 50 साल के होते हो तो मान के चलो खरगोश 101 साल आगे लेके चलेगा आपकी उम्र को। आप 51 के होते हो, आप 51 के होते हो, 102, आप 53 के होते हो, आप वो 103, तो ऐसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी। ओके, इस प्रकार से दोनों यात्रा करते रहेंगे तो एक समय आप उसके पास पहुंचोगे और आपकी मौत हो जाएगी। लेकिन यदि खरगोश भी हर साल 1 साल आगे जाने लगा तो क्या होगा? आई बात समझ? अगर वो 1 साल आगे बढ़ता गया, आप 51 के हुए तो वो 1 साल आगे गया, 100 से कहाँ पे ले गया आपकी उम्र को? 101 पे। आप 52 के हुए, आपकी उम्र को कहाँ पे ले गया? फिर वो 102 पे। उसकी गति हर साल के लिए 1 साल की होगी, तो आप उस खरगोश तक कभी पहुंच नहीं पाओगे और आप कभी भी आपकी कभी मौत नहीं होगी। बोले तो आप रावण बन जाओगे। जिस गति से खरगोश भविष्य में चल रहा है वह हमारा तंत्र ज्ञान, ओके, जो हमारी नॉलेज है, जो हमें जितना भी पता है दुनियादारी का, हम जितना तकनीकी विकास करेंगे और अपने शरीर को समझेंगे उतना ही हम उस खरगोश को तेज भागने में सफल होंगे। ओके, तो हम जितनी भी तरक्की करेंगे, छोटी छोटी चीजों में तरक्की करते हैं, तो उस तरीके से हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाएंगे, लंबी जिंदगी जी पाएंगे। अमरत्व यानी वह स्थिति जब हम खरगोश को हर साल 1 साल या उससे भी ज्यादा आगे भेजने में कामयाब हों और कभी भी उस तक न पहुंचने की वजह से अमर हो जाएं। अच्छा आइडिया है, रावण को बताना चाहिए था ये आइडिया। फिलहाल मेरी तो इच्छा है कि मैं 100 साल दे, क्योंकि मुझे तो काफ़ी चीज़ें देखनी है अभी। मुझे ज़्यादातर क्यूरियोसिटी साइंस के अंदर की, मैं चाहता हूँ भाई मैं थोड़ा जो वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 जो स्पेस क्राफ्ट हैं जो अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं वे कहाँ पे पहुँच जाएंगे, मुझे उनके बारे में जानना है। अगर तुम्हें नहीं पता वो क्या है तो उनके बारे में थोड़ा सर्च कर लीजिए। वहाँ से मैसेज आने में अभी कुछ 28-24 घंटे के आसपास कुछ टाइम लगता है, इतनी दूर है वो। तभी यहाँ पे देखते हैं हम थोड़ा, यहाँ पे लिखा है ना कार्यक्षम मन युवा शरीर, ओके, इसका पढ़ लेते हैं हम थोड़ा। जब आप कोई भी काम पहली बार करते हैं तो वह आपको कठिन लगता है, उसे पूरा करने में आपको ज़्यादा कष्ट होते हैं, लेकिन वही काम जब आप दोबारा करते हैं तो पहली बार किया हुआ अभ्यास काम में आता है और वह काम आपको उतना कठिन नहीं लगता। समझ गए होंगे तुम, ये तो काफी आसानी से समझ गए हो तुम। आपको लगता है कि यह काम तो काफी आसान है, असल में वैसा ही होता है, लेकिन पहली बार काम करते वक्त मिले अनुभव और प्रशिक्षण का प्रभाव आगे काम आता है। इन्होंने सिंपल सी बात लिखी है कि तुम जब भी कोई काम शुरुआत करते हो, तुम जिम करते हो, वर्कआउट करते हो, स्टडी करते हो या फिर वीडियो एडिटिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो तुम्हें स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे तुम करना शुरू कर देते हो तो हर चीज जो तुमने पहले ट्राई की थी वो तुम्हारे सामने आती है, तुम्हारा साथ देती है, तुम उसमें अटकते नहीं हो। तो मतलब कि वो जो तुमने प्रैक्टिस की थी वो तुम्हारे काम आएगी नेक्स्ट टाइम, ये बोलना चाह रहे हैं। वो प्रैक्टिस कैसे भी हो सकती है। मानसिक व्यायाम का सबसे
साधारण उदाहरण है कि दूसरों के साथ कोई खेल खेलने या गपशप करने से भी मन में नया जोश आ जाता है। इससे अकेलापन और निराशा भी नष्ट हो जाती है। अब तुमने देखा होगा औरतों को, औरतें गली के अंदर खड़ी हुई रहती हैं। इंस्टाग्राम तुम चलाते ही, ठीक है, तो तुमने देखा वो सर के ऊपर तसला रखा हुआ है, ठीक है, और वो 4-5 औरतें खड़ी हैं वहां पे, और वो एक दूसरे को डाटा ट्रांसफर कर रही है 7G की स्पीड से। तुम्हें पता है वो करती हैं मानसिक व्यायाम। इसीलिए औरतें लंबी जिंदगी जीती हैं, क्योंकि वे हमेशा खुश रहती हैं। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, तो इससे क्या होता है, उनका तनाव कम हो जाता है। फलाने की लड़की फलाने के लड़के साथ देख ली तो उनको हो गया तनाव, मानसिक तनाव हो गया। अब उस मानसिक तनाव को दूर करने के लिए मानसिक व्यायाम की जरूरत है। मानसिक व्यायाम कैसे होगा? मानसिक व्यायाम होगा किसी दूसरी औरत को बताकर, तो उसको वो सारा डाटा 7G की स्पीड से बता देंगी। और इसकी स्पीड होती है लाइट से भी ज्यादा। लाइट की स्पीड तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, पर इनकी स्पीड अनलिमिटेड है, उसका कोई तोड़ नहीं। ओके, आगे पढ़ते हैं थोड़ा। तनाव, टेंशन के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। दीर्घायु का मार्ग, दीर्घायु बोले तो लंबी जिंदगी का रास्ता। कुछ लोग वास्तविक उम्र से ज्यादा बूढ़े दिखते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा लगती है। तुम्हें मेरी उम्र कितनी लगती है एक बार कमेंट जरूर करना। अध्ययन से यही पता चलता है कि तनाव इसके पीछे की महत्वपूर्ण वजह है टेंशन। तनाव में शरीर का जितना नुकसान होता है उतना बाकी किसी वजह से नहीं होता। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट ने शरीर के अधपतन की इस प्रक्रिया का अध्ययन किया है और निष्कर्ष निकाला है कि बीमारी की सबसे बड़ी वजह है तनाव। हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने प्रशिक्षण किया है। इसमें उन्होंने एक नौजवान डॉक्टर को भेंटवार्ता के लिए भेजा, ओके, उसका टेस्ट करने के लिए भेजा। इस बंदे को इस टेस्ट को कठिन बनाने के लिए उन्होंने 30 मिनट कठिन गणित के प्रश्न हल करने के लिए दिए। ओके, तो उस बंदे को उन्होंने टेस्ट करने के लिए 30 मिनट के लिए मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए। 30 मिनट के बाद उन्होंने उस डॉक्टर के खून की जांच की तो उन्हें शरीर में काफी बदलाव देखने को मिले। ठीक है, टेस्ट कर रहे हैं उस डॉक्टर का, तो डॉक्टर के जो बॉडी है उसके अंदर बहुत चेंजेस आए। ठीक है, आश्चर्य की बात यह थी कि बीमारी से लड़ने के लिए शरीर में कुदरती तरीके से जिस प्रकार रोग प्रतिरोधक शक्ति बनती है वह भी तैयार हो गई। ओके, ये कहना चाह रहा है कि जो टेस्ट किया था ना सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो बैक्टीरिया को मारती है, जो बुरे इन्फेक्शन को मारती है, वो भी तैयार हो गई और वो अब क्या कर रही है। लेकिन असली समस्या यह होती है कि यह शरीर शक्ति सिर्फ रोग बढ़ाने वाली पेशियों पर हमला नहीं करती, वरन अच्छी पेशियों को मार दे। जो आपकी अच्छी मसल होती है, अच्छी मांसपेशी होती है, उसके ऊपर भी हमला करती है, जिसके कारण आपकी जो उम्र है वो टाइम से पहले ज्यादा दिखने लग जाती है। तो मतलब आपको टेंशन नहीं लेने का ब्रदर, नो टेंशन। ठीक है, अगर आप बूढ़े हो गए तो टाइम से पहले बंद जाएगी आपकी पेंशन। वाह वाह, क्या शेर मारा। ओके, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने भी ऐसा ही एक प्रशिक्षण किया। इसमें उन्होंने 32 नहीं है, 39 है, 39 माताओं के खून की जांच की, जिन माताओं के बच्चे गंभीर रूप से बीमार थे। उन माताओं की जांच के साथ ही जिनके बच्चे स्वस्थ थे, ऐसी माताओं की जांच की, तब उन्हें पता चला कि तनाव पेशियों के टेलोमेरस इस रचना पर हमला करता है, जिससे पेशियां पुनर्निर्माण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। जो आपकी पेशियां दोबारा बनती है ना, हमें पता है कि हमारी लाखों मांसपेशियां हर रोज बनती हैं और उससे ज्यादा वेस्ट होती है, उससे ज्यादा बनती है, ऐसे है। तो ये बोल रहा है कि जो प्रक्रिया होती है उसकी बनने की, उसको स्लो कर देता है ये चीज, और पेशियां व्यस्त बूढ़ी होने लगती हैं। इस प्रयोग से यह साबित हुआ कि जितना ज्यादा टेंशन लेते हो पेशियों पर, उसका उतना ही असर पड़ता है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि तनाव कैसे काम करता है, जो आप टेंशन लेते हो ना, काम कैसे करती है। ओके, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में ताकि तुमको पता चले बुक कैसे आपको अच्छी चीजें बता रही है। आजकल लोग बहुत तेज गति से जीवन जी रहे हैं, साथ ही स्पर्धा भरे माहौल में रह रहे हैं। स्पर्धा क्या मतलब ये आता है? टेंशन। चलो देख के बताऊंगा। ऐसी परिस्थितियों में हमारे शरीर को समस्या के संकेत हमेशा मिलते रहते हैं। मतलब ये बोल सकते हो हम ऐसे माहौल के साथ रह रहे हैं जिनको टेंशन देने की आदत है, कुछ ना कुछ टेंशन दे ही रहे हैं, और प्रतिक्रिया के तौर पर शरीर में तनाव निर्मित होता रहता है। रिएक्शन के तौर पर मतलब कि हमको कुछ पता चला, उसकी रिएक्शन में अपोजिट हमारी बॉडी क्या करेगी,
टेंशन बनाना शुरू कर देगी, टेंशन होना शुरू हो जाएगी। मेरा यहाँ से ये देखो ये फट गया, अब मुझे टेंशन होना शुरू हो गई, मुझे यहाँ पे फेविकोल लगाना पड़ेगा। ये कपड़ा आ रहा है वीडियो में, मुझे टेंशन हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसको देख के। ये होती है टेंशन छोटी छोटी बातों की। ये देखो मेरा पैर बिल्कुल नंगा कर रखा है मैंने, बिल्कुल नंगा हो चुका बेचारा। टेंशन, इसको मुझे टेंशन होनी चाहिए, लेकिन मैं वो बेशरम इंसान, मुझे टेंशन नहीं होती इसकी। वैसे देखा जाए तो यह प्रतिक्रिया मतलब तैयार हुआ तनाव अच्छा भी है, अच्छी है, ओके, क्योंकि इसकी मदद से हम खुद को अपने आसपास के माहौल में डाल लेते हैं। उत्क्रांति की इस यात्रा में, उत्क्रांति बोले तो बढ़ता हुआ टाइम, बढ़ते हुए समय में हम रह रहे हैं। इस प्रकार के प्रतिसाद की वजह से हम कठिन परिस्थितियों से उबर कर आए, उस समस्याओं से बच सकें। जब हमें खतरे का संकेत मिलता है तो हमारा मस्तिष्क प्यूटरी ग्रंथि को सक्रिय कर देता है, एक्टिव कर देता है। जब हमें खतरा लगता है, जिससे हमारे शरीर में हॉर्मोन्स निकलना शुरू कर देते हैं। कोर्टिपिन बनता है, जिससे नर्वस सिस्टम के द्वारा शरीर में पहुंचाया जाता है। एड्रेनलिन ग्रंथि को संकेत मिलता है, एड्रेनलिन का और कोर्टिसोल का निर्माण होता है। एड्रेनलिन हमारे सांस लेने की प्रक्रिया गति को बढ़ाता है, पल्स रेट बढ़ता है, इससे हमारे स्नायु तैयार हो जाते हैं, हमारे सामने आए खतरे को आप बचाने के लिए सक्षम होते हैं। उसी समय कोर्टिसोल हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज और डोपामिन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे वजह से हम चार्ज हो जाते हैं, समस्या लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बोलना चाह रहा है कि जब आपके सामने कोई मुसीबत आती है तो हमारे शरीर के अंदर एड्रेनलिन, डोपामिन, ऐसे जो क्या है ये केमिकल होते हैं हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं। ये कहाँ से निकलते हैं? हमारा जो माइंड है उनको, जो हमारी ग्रंथि होती है उनको एक्टिवेट कर देता है, एड्रेनलिन ग्रंथि को, प्यूटरी ग्रंथि को, तो वो केमिकल्स को हमारे ब्लड में छोड़ देते हैं, बढ़ जाओ, और उससे क्या हो जाता है, हमारी बॉडी चार्ज अप हो जाती है कि तैयार हो जाओ। जैसे कि मान के चलो तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता भौंकने लग गया, अब तुम्हें पता है, तो तुम्हारी बॉडी तुरंत उसके ऊपर रिएक्ट करेगी। रिएक्ट के तौर पर क्या करेगी, वो उन्हीं केमिकल्स को बॉडी में रिलीज कर देगी कि तुम एक्शन लो, वरना एक्शन लेने के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि जो कुत्ता है सामने वो तुम्हें कुत्ते की मौत पीटेगा, मतलब काटेगा। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी कंपैरिजन दी है। ये क्या है? समय के साथ अनुकूल ना होना, असमयुगीन लोग और प्रगतिशील लोग, तो इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस दिया है इन्होंने। ओके, देख लेते हैं। ज्यादा समय शांत बैठे रहते हैं, ओके, बैठते थे, ज्यादा समय शांत बैठते थे, कुछ खास घटनाओं में ही तनाव में रहते थे, ओके। समस्या असली होती है, समस्या में कई उनके जीने मरने की नौबत आती थी। समस्या असली होने की वजह से समस्या के वक्त कोर्टिसोल और एड्रेनलिन का भाव शरीर को स्वस्थ करता था। ठीक है, ये बंदे ठीक होते हैं जो भी इनके बारे में बताया गया, ये वाले बंदे ये छोटी छोटी बातों को टेंशन नहीं लेते। अब यहाँ पर इन्होंने बताया गया प्रगतिशील लोग सदैव व्यस्त और समस्याओं से घिरे हुए होते हैं ना। छोटी सी कोई प्रॉब्लम हुई, हेडफोन गिर गया कहीं पे, छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हेडफोन गिर जाना, कुछ भी लगा लो तुम यार, कच्छा फट गया नीचे से। हमेशा ऑनलाइन रहकर अपने फोन में आने वाले नोटिफिकेशन की राह देखते रहते हैं। उनका वहम रहता है, वहम उनको ये रहता है कि कोई किसी की सहेली मेरे पास मैसेज क्यों नहीं कर रही, अगर मेरे पास मैसेज आ जाए तो क्या हो जाएगा। मतलब वो टेंशन बाजी में रहते हैं, उनको किसी किसी बात की टेंशन रहती है। राह देखना, कई बार एक आधा SMS या ईमेल भी उन्हें समस्या का संकेत लगता है। अभी तो बोल रहे हैं उनको कोई नोटिफिकेशन का इंतजार है, अभी बोल रहे हैं उनको समस्या ये लगती है उनको, जैसे कि कोई बैंक वालों का मैसेज आ गया तो वो घबरा जाएंगे, ये क्या हो गया। तो ऐसे मैसेज से वो डरते हैं। हमेशा और कम मात्रा में होने वाले कोर्टिसोल के बहाव की वजह से शरीर को हानि पहुंचाने वाले और बीमारी को आमंत्रित करने वाले परिणाम दिखाई देते हैं। तो अभी क्या होगा, जो ये टेंशन लेते छोटी छोटी बातों का, तो सभी केमिकल्स के ऊपर असर पड़ता है। तो अभी क्या होगा, बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी और तुम्हारे बीमार होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो देखा है, जो ज़्यादा टेंशन लेता है तो उनकी धड़कन बढ़ जाती है, कभी उनको BP उनका बढ़ जाता है, पता होगा तुम्हें। तो यही होता है, जब ये सभी चीज़ें होने लग जाती है तो उनको सांस, उनको मतलब पता नहीं चलता क्या हो रहा है, तो एक हिसाब से बेहोश भी हो जाते हैं। इतना ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है टेंशन के अंदर। तो यहाँ पे आगे इन्होंने बताया है, तनाव कम करने के लिए सजग माइंडफुल रहें, ओके। हमें सताने वाले डर और चिंताएं चाहे असली हो या नकली, लेकिन उससे जो तनाव पैदा होता है उसके परिणाम असली ही होते हैं। मतलब हम अगर छोटी टेंशन, किसी बात की टेंशन लेंगे तो उस चीज़ की टेंशन से हमें प्रॉब्लम असली ही होगी। उस तनाव के हमारे मन और शरीर पर बुरे परिणाम होते हैं। इससे हमारी हजम करने की शक्ति और त्वचा से लेकर कई सारे अंगों पर बुरा परिणाम पड़ता है। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा आगे यहाँ से।
इसलिए समस्या आने से पहले ही हमें उसके उपाय खोजने होंगे। ओके, पता नहीं भाई इस वीडियो के अंदर दिख भी रहा है कैमरे के अंदर, क्योंकि यार ये फ्लिकरिंग होना शुरू हो जाता है अगर मैं तो जूम करूँ। कई सारे लोगों ने इसके लिए माइंडफुल मतलब सजग रहने की सलाह दी है। तनाव मुक्त होने के उपायों में सजग रहने की सबसे महत्व दिया। हम किन परिस्थितियों में कैसे प्रतिसाद देते हैं, कैसे रिएक्शन करते हैं, किन परिस्थिति के अंदर, किन सिचुएशन के अंदर, इस पर अपना ध्यान एकाग्र करना सजगता की पहली पायदान है। ऐसा करने से हम अपने आप वर्तमान में जीने लगते हैं और विचारों को अपने नियंत्रण के बाहर जाने से रोक पाते हैं। साथ ही विचारों का बिना वजह होने वाला गुस्सा हम रोक पाते हैं। बीमारी से त्रस्त और तनावग्रस्त रोबोट अल्सीबार जो खुद आगे चलकर माइंडफुलनेस के सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर बने, ओके, जो उनका जीवन उनका जीवन इसकी मिसाल है। इनके लिए उन्होंने अपनी व्यस्त जीवन शैली को त्याग दिया। वे कहते हैं हमें विचारों पर विचार करने की आदत लग चुकी है, जिसकी वजह से हम चक्रव्यूह में अटके हुए हैं। हमें इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला सीखनी होगी। हम ऐसे कई सारे लोगों को जानते हैं जो फोन पर बात करते वक्त या टीवी देखते वक्त नाश्ता करते हैं। अगर हम उनसे पूछें कि आपने अभी जो ऑमलेट खाया उसमें प्याज था, तो क्या वे जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाते, क्योंकि उनका ध्यान नहीं था। सिंपल बात है। सजगता की अवस्था तक पहुंचने का एक मार्ग है ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान की मदद से हम इस विश्व से हमारी और आने वाली जानकारी को जानकर अपने मन में भेज सकते हैं। सांस से संबंधित व्यायाम और बॉडी स्कैन के माध्यम से हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना होगा। ध्यान की मदद से हम विश्व से हमारी और आने वाली जानकारी को जानकर अपने मन में भेज सकते हैं। मैं अभी तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम कई बार अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, तुम्हें उसके मन के अंदर सेम विचार होता है, कई बार तुम्हारे मन में भी। मान के चलो वो भी कुछ बोलने वाला था और तुम भी कुछ बोलने वाले थे और तुम दोनों सेम वर्ड बोला। मान के चलो 1 2 3 कोक। उसने भी कोक बोला, तुमने भी कोक बोला, ठीक है, कोक बोला, कोक। तो वो जो विचार था वो सेम टाइम पे तुम्हारे दिमाग में आया। वो जो फ्रीक्वेंसी थी तुम दोनों की सेम टाइम पे आई। मतलब जो विचार तुम्हारे दिमाग में आया वो तुम सेम टाइम पे आया। तो ऐसे दुनिया भर के विचार आते हैं। अगर तुम उन विचारों को पढ़ना चाहते हो कि कैसे हैं वो विचार, क्या फ्रीक्वेंसी उस चीज़ की, तो तुम्हें मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन बहुत पावरफुल चीज़ होती है। अगर तुमने देखा कुछ लोग दूसरे लोगों का दिमाग पढ़ लेते हैं बहुत ही आसानी से कि सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है। वो रियल चीज़ होती है। मतलब वो उसकी माइंड के से जो फ्रिक्वेंसी निकल रही है, जो थॉट्स की फ्रिक्वेंसी है, उनको पकड़ लेते हैं। और ये तरीका होता है मेडिटेशन के साथ। थोड़ा सर्च कर लेना इसके बारे में, तुम्हें पता चल जाएगा। आगे यहाँ पे पढ़ते हैं हम। थोड़ा सा तनाव अच्छा होता है। ज़्यादा समय रहने वाला और ज़्यादा मात्रा का तनाव भले लंबी आयु और शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक हो, लेकिन कम मात्रा का तनाव हमारे लिए फायदेमंद होता है। डॉक्टर हार्वर्ड एस फ्रीडमैन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मनोविज्ञान के प्रोफेसर है। उन्होंने 20 साल तनाव पर काम किया या जानने की कोशिश की कि उसका मानवीय जीवन पर क्या असर पड़ता है। जो टेंशन होती है उसका आपकी रियल लाइफ पर क्या असर पड़ता है। वे इस रिजल्ट पर पहुंचे कि जो लोग कुछ हद तक तनाव में रहते हैं वे सामने आई समस्या लड़ने के लिए तन मन से ताकत लगाते हैं। ये लोग ज़्यादा आरामदायी और स्वस्थ जीवन जीने वाले लोगों से ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं और ज़्यादा जो बंदे कम टेंशन लेते हैं वो लंबी जिंदगी जीते हैं। औरतें, इससे साबित हुआ कि नियंत्रित मात्रा में तनाव में रहने वाले लोगों पर तनाव का सकारात्मक परिणाम होता है। वे लोग ज़्यादा आनंदित जीवन जीते हैं, अच्छी आदतें बनाते हैं तथा धूम्रपान व मद्यपान जैसी आदतों से दूर रहते हैं। आई बात समझ? जो टेंशन कम लेते हैं वो मतलब नशा नशेड़ी नहीं होते, अच्छे लोग होते हैं मेरी तरह। ओके, यहाँ पे कुछ इन्होंने तरीके दिए हैं। थोड़ा मैं आपको कुछ बातों को अपने जीवन के साथ जोड़ना होगा। ओके, यहाँ पे कुछ बातें दी इन्होंने। ऑफिस जाते समय पैदल जाएं। भाई मेरा हॉस्पिटल जहाँ पे मैं जाता हूँ वो है यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, तो ये नहीं हो सकता। तो ये बोल रहा अगर ये इम्पॉसिबल हो इतनी दूर जाना, तो आप हर रोज 20 मिनट कम से कम 20 मिनट पैदल चल सकते हैं।
लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, ये हो सकता है। इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी, सांस लेने की क्षमता भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। सामाजिक कार्यों में सम्मिलित हों, मिले। सामाजिक कार्य, जो भी प्रोग्राम चलता है आपके आसपास एरिया में, जाके घुस जाएं, बस पूछना नहीं किसी से, घुस जाओ तुम। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो समय टीवी के सामने बैठकर व्यर्थ जाता है, उस समय शरीर को हलचल करने का मौका मिलता है। जंक फूड के बजाय फल खाना शुरू करें, इससे बार बार खाना नहीं पड़ेगा और शरीर को ज्यादा अच्छा खाना मिलेगा। तुमने एक बात नोट करी होगी, तुम जंक फूड कभी भी अकेले नहीं खाते, तुम जंक फूड खाने के लिए प्रेरित किए जाते हो। किसके द्वारा? तुम्हारे दोस्तों के द्वारा। यही तो प्रॉब्लम है। सही मात्रा में नींद लें। 7 से 9 घंटे की नींद हमारे लिए सही है, लेकिन उसमें ज्यादा मात्रा में नींद हमें सुस्त बना देती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम 14-10 घंटे सो रहे हो तो तुम सुस्त ही हो जाओगे। इतनी नींद नहीं लेने का ब्रो, कम नींद लेने का, कम सोने का। ओके। छोटे बच्चे या फिर जो जानवरों के साथ खेलें या किसी संघ के सदस्य बने, इससे शरीर को तंदुरुस्ती होती है, साथ ही मन को नई ऊर्जा मिलती है, साथ ही सब प्रतिभा भी ऊंची होती है। सब प्रतिभा, सेल्फ रिस्पेक्ट। छोटे बच्चे क्या है? छोटे बच्चों का सीन ये होता है कि वो, उनको नहीं पता कुछ भी दुनियादारी का क्या है, तो उनको देख के हमें बहुत खुशी फील होती है। यही कहना चाह रहे हैं। आप अपने रोज के कामों को सजगता से देखें, आराम से। सजगता का मतलब मैं भी देख के बताता हूँ। शरीर को हानि पहुंचाने वाली आदतों को पहचानें और उनकी जगह पर नई आदत डालें। तुमको कौन कौन सी चीजें से प्रॉब्लम हो रही है, जैसे तुम 4-5 घंटे इंस्टाग्राम चला रहे हो दिन के अंदर, तो वो चीज तुम्हें बहुत नुकसान दे रही है, तो तुम्हें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। उसकी जगह तुमको कुछ काम करना पड़ेगा, मतलब नई आदत डालनी पड़ेगी। जैसे कि कोई रीडिंग कर सकते हो, कोई एडिटिंग सीख सकते हो, कुछ भी, खाना बनाना सीख सकते हो, बर्तन धोना तो शायद तुम्हें नहीं आता, बर्तन धोना भी सीख लो, अच्छी बात है, क्योंकि इससे तुम सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन बन जाओगे। ओके, यहाँ पे स्वस्थ रहने का राज। माना कि बाहरी और भीतरी दोनों स्तरों पर हमारी उम्र बढ़ती है। माना कि हम शरीर और मन दोनों स्तर पर बड़े हो रहे हैं, लेकिन लोगों की उम्र पहचानने का सबसे आसान तरीका है उनकी त्वचा। हमारे शरीर के अंदर जो बदलाव होते हैं वे त्वचा पर स्पष्ट दिखते हैं। ओके, तुमने देखा है कुछ लोगों की आंखें सूज जाती है। मेरे भी फिलहाल यहाँ से अब कम है, लेकिन पहले ज्यादा थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मोबाइल यूज कर रहा था। अभी मैंने छोड़ दी, जब का मैं थोड़ा खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ, मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने छोड़ दिया। अब मेरी आंखें बहुत ज्यादा ठीक हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे धब्बे हो चुके थे काले रंग के। ऐसा कह सकते हैं हमारी त्वचा हमारे भीतर के सिस्टम का आईना होती है। जो लोग मॉडलिंग करते हैं वे बताते हैं कि किसी भी फैशन शो के एक दिन पहले वे रात को 9-10 घंटे की नींद लेते हैं। इससे उनकी त्वचा एक अनोखी आभा मिलती है और त्वचा ज्यादा स्वस्थ और झुर्री रहित दिखने लगती है। ठीक है, जो मॉडलिंग करते हैं वे ज्यादा सोते हैं एक दिन पहले, ताकि वो थोड़े जुबान दिखें। विज्ञान ने साबित किया है कि युवा रहने के लिए सबसे प्रभावी साधन है नींद। जब हम नींद में होते हैं तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन्स तैयार होते हैं, जिससे हम युवा दिखने लगते हैं। ओके, यहाँ तक काफी बेटर चीजें हैं। अब तुम्हें मेलाटोनिन के बारे में पता होगा। मेलाटोनिन होता है एक केमिकल बॉडी के अंदर। अब मेलाटोनिन का काम मेनली ये होता है कि आपको कब नींद लानी है और कब नींद से उठाना है। मेलाटोनिन ये काम करता है। जैसे कि मान के चलो ठंडा सा कमरा है, ठंडा कमरे के अंदर आपको क्या होता है, ठंडे कमरे में आपको नींद आना शुरू हो जाती है, क्योंकि मेलाटोनिन ठंडे कमरे के अंदर निकलना शुरू कर देता है आपकी बॉडी के अंदर और आपको नींद आना शुरू हो जाती है। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो तुम्हारा मेलाटोनिन बिगड़ा हुआ। वो कैसे बिगड़ता है? जो बंदे ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर घुसते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं हर रोज़, हर मिनट उनको कुछ ना कुछ दिख रहा है। और जो फ़ोन की जो स्क्रीन होती है वहाँ से निकलती है ब्लू लाइट, स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है वो क्या करती है, आपके मेलाटोनिन को डिस्टर्ब करती है। इससे क्या होता है, आपका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कि स्लीप रिदम होता है आपके अंदर, एक क्लॉक रिदम बोल सकते हो। बॉडी रिदम, बॉडी क्लॉक होता है आपकी बॉडी के अंदर, जो आपको ये बताता है कि आपको कब सोना है, कब जागना है, उसका काम होता है। अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है तो आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी। और ये कौन डिस्टर्ब करता है? आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप। अगर आप उसको हद से ज़्यादा यूज़ करते हो, रात को लगे रहते हो 12-12, 11-11 बजे तक, अगर रात को सोने से 1 घंटे पहले फ़ोन के अंदर भी घुसे रहते हो, तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा डिस्टर्ब हो चुका है वो सिस्टम। तो तुम्हें उसको सुधारने की जरूरत है। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे अभी 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 3rd और 4th पार्ट को कंप्लीट करेंगे।
तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा, इस बुक का कुछ समझ में आया होगा। बुक आपको फ्लिपकार्ट या फिर मीशो के ऊपर मिल जाएगी, काफ़ी अमेज़न पे मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी बुक है इकिगाई। तो इसको पढ़ना ना भूलें, इससे आप अपनी लाइफ का उद्देश्य ज़रूर ढूँढ पाएँगे, क्योंकि मैं भी ढूँढ पाया। जो आपके सामने कर रहा हूँ, ये मेरी लाइफ का उद्देश्य है, मुझे पसंद है करना, तो मैं कर रहा हूँ। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।